वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका शीर्षक है यात्रियों के नज़रिए से। तो यात्रियों ने भारत में आके क्या देखा है, तो उन्होंने ये सब अपने वृत्तांतों में, यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। समाज के बारे में उनकी क्या समझ रही है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और ये टाइम रहा है जब जो भी विदेशी यात्री भारत में आए हैं, वो जैसे कि 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के बीच में जो विदेशी यात्री आए हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे और उन्होंने क्या अपने विवरणों में लिखा है। तो 15वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण विवरण है एक, ठीक है। इस विवरण में क्या बताया है कि एक जो विजयनगर के बारे में बताया गया है, और किसने बताया है, ये अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। तो ये विदेशी क्यों आए हैं भारत में, इन सब बारे में हम बातें करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत को क्या कहा जाता है पुराने समय से, सोने की चिड़िया। तो यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ सोना, सारी चीजें यहाँ पे प्राचीन समय से मौजूद है, जैसे कि यहाँ के मसाले, कपड़ा, ठीक है, खनिज पदार्थ, ये सभी विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। तो इस कारण से विदेशी भारत की ओर आकर्षित हुए हैं। तो वैसे भी यात्रा का उद्देश्य क्या हो सकता है, कोई काम की तलाश या भोजन की तलाश, ठीक है, या वैसे जैसे तीर्थ यात्रा के लिए लोग आए हैं, तो इस तरह से, या ज्ञान की तलाश में, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने यात्राएं की हैं। तो उसी तरह का विवरण जो है 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज्जाक समरकंदी भारत में आया है, तो उसने विजयनगर राज्य के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। और भी यहाँ पे आए हुए जो यात्री हैं, भारतीय जो चीजें हैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो कुछ यात्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये बता देते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया में क्या था, पान, ठीक है। तो ये जो पान है, इससे विदेशी एकदम से देख के हैरान रह गए थे, पान और नारियल से, ठीक है। उन्हें ये फल, ये चीजें, ये पत्ता बहुत ही अजीब लगा है। तो इस तरह से जो लोग हैं प्रभावित हुए हैं कि अलग तरह की चीजों को देखकर इंडिया में, और उन्होंने ये सब अपने यात्रा वृत्तांतों में डाला है, ठीक है। तो इसी तरह के 3 व्यक्ति जो इस लेसन में रीड किए जाएंगे वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि 11वीं सदी में आए हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी कहाँ से आया है, उज्बेकिस्तान से। और मेन जगह कौन सी थी, ख्वारिज्म, ये ख्वारिज्म का रहने वाला था। और ये आया है 11वीं सदी में। फिर है 14वीं सदी, तो इसमें आया है इब्न बतूता। कहाँ का रहने वाला था ये, मोरक्को का, तंजीनियर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें किसके बारे में, 17वीं सदी में फ्रांसवा बर्नियर, वो भी विदेश यात्रा पे भारत आया है। ये फ्रांस से जुड़े हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे लोगों को, राजाओं को और प्रजा के बारे में जानकारी प्राप्त की और अपने वृत्तांतों में इसका विवरण किया है। तो जो ये अल बिरूनी है, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। जैसे कि अल बिरूनी के लिए आलू कहाँ से आया है, उज्बेकिस्तान से, ठीक है। आलू तो आप खाते ही होंगे, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। आलू ऐसे क्या है, अल बिरूनी, और ऊ से उज्बेकिस्तान, कि आलू जो है वो उज्बेकिस्तान से आया है। नेक्स्ट है इसी तरह से इब्न बतूता। तो इसमें क्या है, इसको याद करने की, इब्बे मारू, कि या तो चुप हो जाओ या अभी मार दूंगा, ठीक है। तो इब्बे मारू ये ट्रिक है। इब्न बतूता कहाँ से आया है, इब्बे मारू मोरक्को से, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है फ्रांसवा बर्नियर। जैसे इसके तो नाम से ही क्लियर है कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया होगा, फ्रांस से, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें आगे रीड करते हैं कि विजयनगर के बारे में अब्दुल जो रज्जाक है वो समरकंदी, वो कौन सी सदी में वर्णन करता है, तो इन्होंने वर्णन किया है लगभग 15वीं सदी में,
ठीक है, तो ये भी एक विदेशी यात्री आया है जिसकी हम स्टार्टिंग में ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये विदेशी यात्री भारत में आए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अल ब्रूनी के बारे में। और इन्होंने यहाँ जो यात्रा की है उस यात्रा के हिसाब से इन्होंने अपनी किताब लिखी है, किताब उल हिंद। जैसे कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि किताब उल हिंद, ये हिंद मतलब हिंदुस्तान के बारे में, ठीक है। और किसने लिखी है, अल ब्रूनी ने, ठीक। तो नेक्स्ट इसमें ये कहाँ का रहने वाला है और कहाँ तक इसने इंडिया में अपना टाइम बिताया है। तो पहले लेंगे कि ख्वारिज़म से आके और ये कहाँ तक बसा है, कहाँ इन्होंने इंडिया में अपनी जो वृत्तांत के बारे में लिखा है, कहाँ मतलब रह के इन्होंने ज़्यादा टाइम पास किया है इंडिया में, तो उस बारे में। तो ख्वारिज़म से आने वाले और पंजाब तक इनका सफ़र रहा है। तो इनका जन्म हुआ है 973 ईस्वी में। शिक्षा का मुख्य केंद्र, जब जन्म ख्वारिज़म में हुआ है तो केंद्र भी ख्वारिज़म रहेगा। इनकी शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है इनकी शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा? इसका कारण रहा है क्योंकि इनके यहाँ लगभग इनका पूरा जो परिवार है वो इस शिक्षण से संबंधित था और इन्हें इसी कारण से ही क्या रहा है, कई भाषाओं का ज्ञान भी रहा है। तो ये कौन कौन सी मुख्य भाषाएं रही हैं? ये रही हैं सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, यूनानी से ये अनभिज्ञ थे। अब यूनानी से तो अनभिज्ञ थे, जैसे कि ये तो विदेशी भाषाएं हैं, सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। संस्कृत इंडिया की भाषा है, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिया में रहकर यहाँ के विद्वानों से इन्होंने संस्कृत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यूनानी से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मतलब इनको यूनानी का ज्ञान नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान नहीं था तो इन्हें यूनानी जो भी चीजें हैं उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, अरबी अनुवादों के माध्यम से, ठीक है। तो इन्होंने यूनानी भाषा का किस में अनुवाद किया? अरबी में। और फिर सारा सब कुछ यूनानी विद्वानों के कार्यों के बारे में जान लिया। तो यूनानी विद्वान मुख्यतः कौन से रहे उस टाइम पे? जैसे कि प्लेटो और अरस्तु के कार्यों के बारे में भी इनको ज्ञान था, ठीक है। तो ये हैं मुख्य विद्वान प्लेटो और अरस्तु। 1017 ईस्वी में महमूद जो गजनवी है वो ख्वारिज़म पर आक्रमण करता है, ठीक है। और इसके बाद ही ये अल ब्रूनी को गजनी ले गया। कब होता है ये आक्रमण महमूद गजनवी का ख्वारिज़म पर? 1017 ईस्वी में। और तब ये अल ब्रूनी को यहाँ से अपने साथ गजनी ले जाता है। गजनी उस टाइम पे क्या होता था, इंडिया का ही मतलब आसपास का क्षेत्र। और 70 वर्ष की आयु हो गई इनकी यहाँ पे, 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है, इन्होंने अपना सारा समय गजनी में ही बिताया। तो इनको देखो इंडिया में रहते हुए कितने साल लग गए कि भाई 1017 में इनकी भारत की ओर रवानगी हुई है। और 70 वर्ष तक, जब तक ये 70 वर्ष के हुए, ये गजनी में ही रहे, यानी कि यहीं पे अपना जीवन इन्होंने बिताया है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारत के प्रति विकसित जो रुचि हुई है उनकी, वो कहाँ से हुई है? जब सारा का सारा लगभग जीवन कहाँ बिताया है इन्होंने? गजनी में। तो गजनी में ही इनकी भारत के प्रति रुचि विकसित हुई है, क्योंकि 973 में जन्म है और 17 साल ये हैं, ये लगभग 20 साल के रहे हैं। तो उसके बाद ये इंडिया में आ गए हैं और यहाँ के इंडिया के प्रति गजनी में आए हैं और यहीं से भारत के प्रति रुचि विकसित हुई है। फिर इनको और कौन कौन सी चीज़ों का ज्ञान था, ठीक है, जैसे कि खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित संबंधी जो ज्ञान है वो मोस्टली उस टाइम पे, ज़्यादातर उस टाइम पे किस चीज़ में लिखी गई थी ये चीज़ें? संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत या जो भी भारतीय भाषाएं रही हैं जैसे कि पाली, प्राकृत, तो इस सब का अनुवाद उन्होंने अरबी भाषा में किया और इन सब के बारे में जाना, ठीक है। और ये काम हुआ है 8वीं सदी के
आसपास। ठीक है, कौन सा कि जब अरबी भाषा में इन सभी का अनुवाद शुरू हो गया तो इसके लिए, किसके लिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं अल-बिरूनी के बारे में, आसान हो गया खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब अल-बिरूनी ने क्या किया, मैंने अभी भी बताया था कि भी संस्कृत में लिखी हुई चीजें थी, तो इसने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए यहाँ के ब्राह्मण, पुरोहितों और विद्वानों से संस्कृत धर्म और दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त किया। इन सब को उन्होंने अपने मित्र बना लिया और एक मित्र होते ही इन्होंने इन सब ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों से संस्कृत और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो अरबी साहित्य का, जो अरबी साहित्य है उसका मान्य हिस्सा क्या बताया गया है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और ये यात्रा वृत्तांत कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किन किन क्षेत्रों से संबंधित है, ये सहारा के रेगिस्तान से लेके, सारा जो रेगिस्तान है, ठीक है, कहाँ है सारा रेगिस्तान, ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तो वोल्गा नदी तक, और ये वोल्गा नदी तक फैला हुआ था क्या लिखने का, यात्रा वृत्तांत की। जहाँ जहाँ यात्री यात्रा करते हैं तो उसमें साथ साथ उन चीजों को देख के वे उन्हें अपने अरबी साहित्य में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो अल-बिरूनी है उसका भारत आने का उद्देश्य क्या रहा है, तो उन लोगों के लिए ये सहायक सिद्ध हुए जो हिंदुओं में धार्मिक चर्चा करना चाहते थे। ठीक है, क्या चाहते थे कि धार्मिक विषयों पे जो चर्चा चाहते थे तो उनके लिए ये सहायक थे। ठीक है, धार्मिक जो विषय हैं उन पे चर्चा चाहते थे तो उनके लिए ये सहायक बने रहे, क्योंकि इन्होंने भारतीय जो चीजें हैं जैसे कि संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान भारतीय ब्राह्मणों से ले लिया था, और लोगों के लिए सूचना का संग्रह भी, सब लोगों के लिए सूचना देने का भी कार्य करते थे। लेकिन किन को सूचना दे रहे थे, जो इनके साथ संबंध होना चाहते थे, जो इनके साथ जुड़ना चाहते थे, तो उन्होंने उनको सूचनाएं भी दी है। अब इससे पहले क्या हुआ है कि इस तरह से इन्होंने भारत में अपनी पकड़ जमाई और यहाँ के बारे में लिखा है। तो ये सब है अल-बिरूनी के बारे में। आगे हम जानेंगे उनकी पुस्तक का नाम है जैसे कि किताब उल हिंद। ये किताब किस पे लिखी गई है, हिंद के बारे में। हिंद कौन सा देश है, हमारा हिंदुस्तान। तो जो 1500 ईस्वी है ये इंडिया में कब आया है, 1017 ईस्वी के आसपास ये गजनी आया है। तो यहीं से इन्होंने इंडिया के बारे में जाना है। तो 1500 ईस्वी तक क्या हुआ है, भारत में अल-बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, क्योंकि कि जो इन्होंने जो कुछ लिखा है वो अरबी साहित्य में लिखा है और जो लोग इनके वृत्तांतों से अपरिचित थे। लेकिन भारत से बाहर शायद लोगों ने इनके बारे में जान लिया होगा। ठीक है, अब इनकी किताब के बारे में बात कर ली जाए। ये किताब कौन सी लिखी है, किताब उल हिंद। तो ये किताब बहुत ही, जैसे मैंने अभी भी बताया है कि भाषा इनकी क्या रही होगी, अरबी भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सरल और स्पष्ट भाषा में ये लिखी गई है। इस पुस्तक में कितने अध्याय बताए गए हैं, लगभग 80। ठीक है, कितने अध्याय बताए गए हैं इसमें, इस पुस्तक में लगभग 80 अध्याय हैं। ठीक है, और इन 80 अध्यायों में एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसमें दी गई हैं धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियां इत्यादि। तो इस तरह से 80 अध्याय में अलग अलग शैली में लिखे गए हैं। इनके लिए एक विशिष्ट खास शैली का प्रयोग हुआ है, जैसे कि और इस भारतीय जो धर्म दर्शन जो भी देखे इन्होंने, और सामाजिक जीवन, यहाँ के रीति रिवाज, लोगों के बारे में इन्होंने लिखा है। अब ये जो कृतियां हैं, इन्होंने जो रचना की है इन कृतियों की, तो क्या थी, भारत में लोगों के लिए किस तरह से पाली प्राकृत ग्रंथों के अरबी अनुवाद से परिचित लोगों को इन्होंने कराया है। ठीक है, लिखी थी और परिचित भी होने के बाद इन्होंने लोगों को
बताया है भारत के बारे में। अब दृष्टिकोण कैसा रहा है इनका, लिखने की जो शैली है उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें सुधार करने की कोशिश जारी रखी है। ठीक है, ये नहीं कि ये एक बात के पक्षधर रहे हैं, इनका जो दृष्टिकोण है वो आलोचनात्मक रहा है, इन्होंने बुराइयां भी की हैं लेकिन फिर भी वो उसमें सुधार चाहते थे। तो आइए बात कर लेते हैं जो इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद। हिंद जो शब्द है वो कहाँ से आया है, ठीक है, हिंद या हिंदू। तो 5वीं-6वीं जो शताब्दी ईस्वी पूर्व प्रयुक्त होने वाला ये एक फारसी शब्द है। आज से कितने साल पहले, लगभग 2500-2600 वर्ष पहले, जिसका प्रयोग किसके लिए, सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए। जैसे कि जो सिंधु नदी की सभ्यता है वो कितने साल, 2600 वर्ष पुरानी है, तो उसी का टाइम रहा है। तो हिंदू जो शब्द है वो 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक उससे लगभग 2000 साल पीछे की बात है ये। तो ये सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र से के लिए प्रयोग हुआ और वहीं से निकला है, किस नदी के नाम से, सिंधु नदी के। अरबी लोग जो हैं, अरबी लोग जैसे कि जिसको हम पढ़ रहे हैं अल-बरूनी, इसकी भाषा अरबी रही है, तो इन्होंने इसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया है, अल हिंद। ठीक है, तो अल हिंद इस क्षेत्र का नाम रखा है अल हिंद, और यहाँ के निवासियों को जैसे कि हिंदी का है अरबी लोगों ने। और इसी तरह से फिर कौन आए, तुर्की। तुर्क लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लोगों के लिए हिंदू वर्ड यूज किया है, इन्होंने ऊ की मात्रा और जोड़ दी है। ठीक है, और निवास स्थान का नाम रख दिया हिंदुस्तान। तो पता चल गया आपको भारत का जो नाम है हिंदुस्तान वो कहाँ से आया है, कि तुर्क लोगों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। और भाषा क्या है, हिंदवी, जिसे हम क्या कहते हैं आज की हिंदी, जबकि हिंदी को यूज कर लिया है अरबी लोगों ने यहाँ के निवासियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम वृत्तांत पढ़ेंगे इब्न बतूता का। ठीक है, तो इब्न बतूता जो आया है इंडिया में कहाँ से आया है, इसके बारे में जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये मोरक्को का रहने वाला था, तो इसका एक वृत्तांत लिखा है, और ये वृत्तांत किसमें वर्णित किया है, इसका ग्रंथ है ये रिहला। रिहला में इन्होंने अपने सब कुछ वर्णन किया है। तो इब्न बतूता का रिहला, रिहला क्या है, ग्रंथ का नाम। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इब्न बतूता ने रील बनाई। तो रील मतलब रिहला लिखा। ठीक है, जैसे कि रील में आज सारी घटनाएं दिखाई देती, उसी तरह से रिहला में क्या है, उन्होंने इंडिया में देखी हुई घटनाओं का वर्णन किया है। अब ये इसके बारे में स्टडी करेंगे कि एक आरंभिक विश्व यात्री माना गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है इनका ग्रंथ रिहला। जो पहला यात्री आया है अल-बरूनी, उन्होंने भी अपने ग्रंथ किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में। कौन क्या था उनकी ग्रंथ का नाम, उनके ग्रंथ का नाम था किताबुल हिंद, की भारत के बारे में कोई किताब। अब इन्होंने क्या कि भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं उनकी जानकारी अपने इस ग्रंथ में दी है। जन्म स्थान कहाँ है, तंजीनियर। ठीक है, और तंजीनियर कहाँ है, ये मोरक्को में। कहाँ है ये, मोरक्को में। ठीक है, जैसे इब्न बतूता मोरक्को, इब्न मारू। ठीक है, और मेन जो जगह रही है जहाँ इनका जन्म हुआ है, तंजीर। सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ है। इस्लामी कानून या शरिया पर विशेषज्ञता के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। इस्लाम कानून होता है कि या नियमों का संग्रह, उसका नाम है शरिया। तो इनको ये जो विशेषज्ञता इन्होंने हासिल की हुई थी उसके लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। इनका शौक मुख्यतः क्या रहा है, तो इनका शौक रहा है यात्रा का। 1332-33 ईस्वी में, ऐसा नहीं कि इंडिया की यात्रा की, यहाँ आने से पहले इन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा की है। ठीक है, फिर इन्होंने सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूरी अफ्रीका की भी यात्रा कर चुके हैं भारत आने से पहले।
फिर धीरे धीरे 1333 ईस्वी में ये मध्य एशिया के रास्ते, ठीक है, मध्य एशिया को पार करते हुए कहाँ पहुंच गए? भारत के सिंध क्षेत्र में, और यहीं आके ये भारत के बारे में जानते हैं। तो उस टाइम पे कौन से शासक रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उनकी ख्याति से ये इतने उत्कृष्ट हो गए, इतने प्रभावित हुए या इतने आकर्षित होके इन्होंने उनके पास रहना ही स्वीकार कर लिया, ठीक है। मुल्तान और उच्च के रास्ते उनके दिल्ली जा पहुंचे, ठीक है। अब दिल्ली पहुंच जाते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा में, और सुल्तान ने क्या किया? इनकी विद्वता से प्रभावित हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, क्योंकि ये अच्छे शिक्षक परिवार से संबंध इनका, ठीक है, अच्छी भाषाओं का ज्ञान है, इस्लामी कानून पे इनका विशेषज्ञता थी, और इसलिए क्या हुआ कि जो सुल्तान है, कौन से सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक, इसे प्रभावित होकर इनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय ऐसा आ जाता है कि भाई सारी चीज़ें विपरीत होने लगती है। तो इसी तरह से इन्होंने बादशाह के प्रति अपना विश्वास खो दिया, और विश्वास खोने के कारण इनको क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये कोई गलतफहमी रही होगी जो दूर हो गई, और दूर हो जाते ही इनको राजकीय सेवा में फिर से ले लिया गया था। इसका कहने का भाव यही है कि फिर से बादशाह की सेवा में काजी के पद पर कार्य करते रहे। 1342 ईस्वी में क्या हुआ? मंगोल शासक के राजदूत के रूप में इनको भेज दिया गया, ठीक है। फिर उन्होंने यात्रा की है मालाबार तक की। मालाबार से फिर ये गए हैं मालद्वीप, और यहाँ इन्होंने 18 महीने तक अपना टाइम पास किया है काजी के रूप में। अंत में श्रीलंका जाने का भी निश्चय किया है, और फिर श्रीलंका के बाद ये सोचते हैं चीन के विषय के बारे में। उनके तुलना जो वृत्तांत, जो यात्रा लिखा है उन्होंने, तो मार्को पोलो एक यात्री है इटली का, तो उन्होंने जो वर्णन किया है उसी तरह से उनके वृत्तांत की तुलना की गई है। तो ये एक बहुत ही, जैसे कि इतिहास में पढ़ते हैं कि आप सभी ने जाना होगा बच्चों कि ये जो इब्न बतूता है उसको क्या कहा गया है? एक अठीला यात्री कहा गया है। तो इसने अपनी यात्रा वृत्तांतों में बताया कि इनकी यात्रा बहुत ही जोखिमपूर्ण रही है, बहुत रिस्क या बहुत खतरों से भरी हुई है। मुल्तान से दिल्ली तक उस टाइम पे, जैसे अभी हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं या 3-4 लग जाते हैं, जो भी टाइम है, तो हमें वो बहुत लंबा समय लगता है। तो उस टाइम पे मुल्तान से दिल्ली जाने में इन्हें 40 दिन लगे, और सिंध से दिल्ली में 50 दिन लगे, ठीक है। तो लगभग ये 1.5-2 महीने की अवधि हो जाती है। तो इस टाइम पे ये यात्रा करते रहे, कहीं बीच में पड़ाव आया तो रुके। और तो यात्रा के समय आप सभी को पता है कि कितनी चीज़ों का, जैसे कि चोर, लुटेरे, ठगों का डर रहता है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हो सकती हैं? मौसम में बदलाव, तो उससे भी बचना होता है। तो ये इस तरह से इनकी यात्रा बहुत जोखिमपूर्ण रही है, क्योंकि आज के टाइम में जब हम इतने अच्छे संसाधन होने के बाद भी क्या महसूस करते हैं? खतरा। तो इसी तरह से उस टाइम पे भी यही खतरे थे, चोरों का, लुटेरों का और ठगों का। और फिर दूसरा, एकाकी यात्री। इब्न बतूता को एकाकी मतलब अकेला, ठीक है, या कहेंगे कि काकी अकेली है। तो ये काकी अकेली किससे जुड़ी हुई है? इब्न बतूता से। हठीला हट करने वाला, हठीला यात्री था, अकेला ही यात्रा करता रहा। लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण ऐसे मिले हैं कि जो ये बताते हैं कि भाई अकेली यात्रा करना सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था। तो एकाकी के बारे में इन्होंने जो वर्णन दिया है रिहला में, ठीक है। या एकाकी के बारे में कौन से अपना जो इनका ग्रंथ है रिहला, कि कोई भी यात्री बीमार हो सकता है, ठीक है, ग्रह आतुर यानी कि घर जाने के लिए आतुर हो सकता है, और जैसे कि और भी बहुत सारे समस्या हो सकती है। तो उस टाइम पे वो क्या करे, क्योंकि जब ये यात्रा कर रहे थे तो उनको ज्वर हो गया था या बुखार हो गया था, फीवर हो गया था। इस कारण उन्हें अपने आप को अकेला महसूस किया। और ये अपना इस ग्रंथ में बताते हैं कि
जब यात्रा पे थे तो किसी ने इनको पूछा तक नहीं, इनका अभिवादन भी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ एक यात्री ने इनकी स्थिति के बारे में जाना और इनको पूछा। तो ये बताते हैं कि यात्रा जो है वो लगभग असुरक्षित थी, डाकुओं के आक्रमण के भय रहता था। ठीक है, और सबसे सही तरीका था कारवा। कारवा होता है दल या टोली। ऐसा नहीं था कि भी कारवा या दल में चलने से सेफ हो जाते थे। कहता है कि कारवा पे भी आक्रमण हो सकते थे और आक्रमण हुए भी। ठीक है, और कुछ को आक्रमण के कारण मारे गए यात्री। ठीक है, और कुछ बच जाते थे। तो ये जो इब्न बतूता है ये बचा हुआ यात्री था उन कारवा में से। ठीक है, और तभी इन्होंने अपने सारे अनुभव अपने इसमें लिखे हैं। इब्न जजाई को इब्न बतूता के स्रोतलेखों को लिखने का काम दिया गया, और इसी तरह का क्या है, इब्न बतूता के पद चिन्हों पे ही कुछ और यात्री भारत में आए और भारत के बारे में लिखा। 1400 से 1800 में भारत आए यात्रियों ने भी फ्रांसी में वृत्तांत लिखे हैं। 1440 में, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दक्षिणी भारत की यात्रा की है और उन्होंने दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के बारे में लिखा है। 620 ईस्वी में महमूद वली अलखी आए हैं और 1740 में शेख अली आजीन उत्तर भारत में आए और उन्होंने यहाँ के बारे में जाना और लिखा। तो ये था इन यात्रा वृत्तांतों से संबंधित 2 जो यात्री भारत में आए हैं। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। जो बचा हुआ एक यात्री है फ्रांसवा बर्नियर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।